प्रिय विद्यार्थियों, बीए भाग तृतीय के प्रथम प्रश्न पत्र इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक थ्योरी या प्रारंभिक समष्टि आर्थिक सिद्धांत के सेक्शन सी का हम प्रारंभ करते हैं। और इसमें हम सर्वप्रथम सार्वजनिक वित्त या लोक वित्त के बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र तथा ग्रोथ इकोनॉमिक्स या विकास और वृद्धि के अर्थशास्त्र का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम सार्वजनिक वित्त या लोक वित्त या पब्लिक फिनेंस से प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले तो ये प्रश्न उठता है कि सार्वजनिक वित्त या लोक वित्त का अर्थ क्या है। हम शुरुआत करते हैं प्राचीन अर्थशास्त्रियों से। आप जानते हैं अर्थशास्त्र के जनक किन्हें कहा जाता है? एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। एडम स्मिथ प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों के अंतर्गत आते हैं और इनके द्वारा जो विचार दिए गए थे प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों के द्वारा, उसके अनुसार सरकार का कोई हस्तक्षेप अर्थव्यवस्था में नहीं होना चाहिए। सरकार कार्य करती है, उसको स्टेट या राज्य कहा उन्होंने। राज्य या स्टेट या जिसे आज हम गवर्नमेंट या सरकार कहते हैं, वो कार्य करती थी, परंतु उसके कार्य बहुत ही सीमित बताए गए थे। ये अर्थशास्त्रियों के विचार हैं। ये ध्यान रखने वाली बात है कि अर्थशास्त्र में हस्तक्षेप, आर्थिक क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं चाहिए था इन्हें सरकार का, परंतु अन्य कर्तव्य जरूर राज्य या सरकार करती थी। और उन्होंने बताया राज्य का कर्तव्य प्रजा को सुखी रखना था। किस तरह से सुखी रखती थी? बाहरी आक्रमणों से सुरक्षा, आंतरिक शांति, सामाजिक न्याय एवं संचार आदि की मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाने का कार्य था राज्य या सरकार का या गवर्नमेंट का। और इसलिए उस समय राज्य को कहा गया पुलिस राज्य। मेन जो है सुरक्षा और पुलिसिंग का कार्य है, इसलिए इसे पुलिस राज्य की संज्ञा दी गई। प्राचीन अर्थशास्त्रियों में साधारणतः यह मत के अंदर वो एक थे, मतैक्य था कि राज्य को आर्थिक जीवन में न्यूनतम हस्तक्षेप करना चाहिए। लाइसेंस फेयर की पॉलिसी कहलाती है ये, न्यूनतम हस्तक्षेप की नीति। और इस बात की पुष्टि जे.बी. से का नियम करता है। जे.बी. से नामक अर्थशास्त्री ने क्या नियम दिया था? जे.बी. से के नियम के अनुसार पूर्ति अपनी मांग स्वयं उत्पन्न करती है। अर्थात यदि वस्तुओं का उत्पादन होता है अर्थव्यवस्था में, तो वे अवश्य ही बिक जाती हैं और कभी भी वो फालतू पड़ी नहीं रहती हैं। इसलिए उत्पादनकर्ताओं को निश्चिंत रहने की आवश्यकता है, किसी तरीके की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है कि वे उत्पादन करेंगे तो वो बिकेगा या नहीं बिकेगा। राज्यों को आर्थिक क्रियाओं को स्वतंत्र रूप से चलने देना चाहिए, ये वे मानते थे। और यदि साधन आवंटन में कहीं विकृति आती है तो कीमत संयंत्र स्वतः ही कालांतर में उसे व्यवस्थित कर देगा, ऐसे वे मान के चलते थे। जैसे उत्पादन के साधन हैं विभिन्न। कौन कौन से साधन होते हैं? श्रम, भूमि, पूंजी, उद्यम और संगठन। ये विभिन्न उत्पादन के कार्यों में लगते हैं, तब उत्पादन का कार्य पूरा हो पाता है। ये कहलाता है साधन आवंटन। किन वस्तुओं के उत्पादन में कौन कौन से साधन कितनी मात्रा में काम में लिए जा रहे हैं, ये होता है साधन आवंटन। अब ये जो उत्पादन के साधन हैं,
इनके आवंटन में कहीं विकृति आ जाती है। इसका तात्पर्य है कि जिन वस्तुओं की अधिक मांग है उनमें आवंटन नहीं हो के जिनमें कम मांग है उनमें आवंटन हो जाता है। तो कीमत संयंत्र स्वतः ही इसे कालांतर में व्यवस्थित कर देता है। समय के साथ अपने आप ये व्यवस्थित हो जाते हैं और सही जगह पर साधन चले जाते हैं। साधनों को रोजगार अपने आप सही स्थान पर मिल जाता है। किसके द्वारा? कीमत संयंत्र के द्वारा। कीमत संयंत्र का क्या मतलब है? मांग पूर्ति की शक्तियों के द्वारा। मांग और पूर्ति की शक्तियाँ स्वतः ही इस प्रकार परिवर्तित होती हैं कि संतुलन स्थापित हो जाता है और साधन आवंटन अपने मोस्ट एफिशिएंट वे में सबसे अधिक कुशलतापूर्वक लग जाते हैं विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में। परंतु जैसे जैसे परिस्थितियां बदलती गईं और बड़ी परिस्थिति आई, प्रथम विश्व युद्ध की परिस्थिति, उसके समय और उसके बाद इसके आफ्टर इफेक्ट के रूप में विश्व में सभी देशों में अनेक आर्थिक विकृतियां उत्पन्न हो गई। अब मांग और पूर्ति की शक्तियां जो थीं वो इन विकृतियों को दूर नहीं कर पा रही थी। जो कीमत संयंत्र था वो स्वतः ही इन विकृतियों को दूर नहीं कर पा रहा था। जैसे मंदी की अवस्था आ गई, मुद्रास्फीति की अवस्था आ गई, उसे अपने आप जो कीमत संयंत्र है, मांग और पूर्ति की शक्तियां हैं, वो दूर नहीं कर पा रहे थे। और इसलिए सरकार की तरफ देखने लगे सब लोग बड़े आशा के साथ कि सरकार ही इस परेशानी से दूर करवाएगी, क्योंकि युद्ध का काम भी सरकार के द्वारा ही किया गया था। युद्ध लड़ा गया था। युद्ध के लिए सारी सामग्रियां बनाने में उत्पादन के साधन युद्ध की सामग्री के अंदर लगा दिए गए। तो इस प्रकार सरकार एक तरह से आ चुकी थी आर्थिक क्षेत्र में विश्व युद्ध के साथ ही। अब जो आर्थिक विकृतियां इसके ऊपर, जबकि हालांकि वो सिर्फ सुरक्षा के उद्देश्य से आई थी जो पहले कार्य माना गया था, परंतु जब विकृतियां आईं तो फिर राज्य से ही हस्तक्षेप की अपेक्षा की गई और इस तरह से उस समय राज्य के हस्तक्षेप को आवश्यक समझा जाने लगा। जहाँ पहले मान्यता थी कि राज्य का बिल्कुल भी हस्तक्षेप आर्थिक क्षेत्र में नहीं होना चाहिए, अब वो सिचुएशन बदल गई थी, वो परिस्थिति परिवर्तित हो गई थी और राज्य के हस्तक्षेप को आवश्यक समझा जाने लगा। और इसमें सबसे कठिन परिस्थिति आई 1930 की विश्वव्यापी मंदी। इसने सारी अर्थव्यवस्थाओं को तबाही के मुहाने पर लाके खड़ा कर दिया और उस समय जो प्रतिष्ठित सिद्धांत थे वो इस मंदी को दूर करने में नाकामयाब रहे। जैसा हमने व्यापार चक्रों के सिद्धांत के अंतर्गत देखा था कि व्यापार चक्र में जो सबसे ज़्यादा डिप्रेशन वाली स्थिति होती है वो होती है मंदी की स्थिति, जब अर्थव्यवस्था सबसे नीचे के स्तर पर पहुंच जाती है, निम्नतम बिंदु पर पहुंच जाती है। वो मंदी की स्थिति जो होती है उसके लिए किस तरह के उपाय किए जाने चाहिए, ये हमने व्यापार चक्र के नियंत्रण के उपायों के अंतर्गत देखा। प्रतिष्ठित सिद्धांत जो थे वो इसके लिए कोई उपाय ना सुझा पाए और इसलिए इनके भरोसे अब रहना संभव नहीं था। इसके साथ ही J.M. केन्स ने अपनी पुस्तक लिखी जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट इन मनी और उसके अंदर उन्होंने मंदी के जो दुष्प्रभाव थे उनको दूर करने के लिए सरकार के हस्तक्षेप का पुरजोर समर्थन किया। मंदी का सबसे अधिक दुष्प्रभाव क्या था? उत्पादन के साधनों में बेरोजगारी की स्थिति आ गई थी। अब इस बेरोजगारी को दूर करने के लिए सरकार के हस्तक्षेप को आवश्यक समझा जाने लगा। इसी तरह से मुद्रास्फीति की स्थिति को दूर करने के लिए और आर्थिक स्थिरता
के लिए भी राज्य का आर्थिक क्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेना आवश्यक माना गया। केन्स के अनुसार अर्थव्यवस्था में आर्थिक मंदी उत्पन्न होने का मूल कारण, जैसा हमने पहले भी देखा है, प्रभावी मांग की कमी होना था। इस कमी को अर्थव्यवस्था में प्रभावी मांग में वृद्धि द्वारा ही दूर किया जा सकता था। इसके लिए केन्स ने निजी निवेश को उद्दीपक करने वाला, निजी निवेश जो है वो निराशा में डूब चुका था और उसमें फिर से जान फूंकने के लिए, उसको उद्दीपक करने के लिए सरकारी व्यय करना आवश्यक था, क्योंकि अब निजी निवेश बिल्कुल भी नहीं आ रहा था। तो सरकारी व्यय का जो ये सिद्धांत है वो कहलाता है द थ्योरी ऑफ पंप प्राइमिंग। ये सिद्धांत दिया गया केन्स के द्वारा कि किस तरह से सरकार को पंप की तरह काम करना पड़ेगा, पंप प्राइमिंग की तरह काम करना पड़ेगा और स्वयं ही आगे बढ़कर अर्थव्यवस्था को में जान फूंकनी पड़ेगी, इसके अंदर निवेश करना पड़ेगा। ऐसे विचार केन्स के द्वारा दिए गए। मंदी के समय जो बेरोजगारी हो गई थी, उसके कारण लोगों की क्रय शक्ति घट गई और इससे क्या हुआ, उत्पादन कम हुआ और रोजगार पर भी और भी प्रतिकूल असर पड़ा। तो जो पहले ही बेरोजगारी थी वो बेरोजगारी और अधिक बढ़ गई। तो इस तरह से यदि इस प्रवृत्ति को नहीं रोका जाता, बेरोजगारी बढ़ने दी जाती, तो अर्थव्यवस्था की संपूर्ण आर्थिक क्रियाएं ही ठप हो जाती। जब लोग रोजगार ही नहीं करेंगे, कोई निवेश ही नहीं करेगा, तो किस तरह से आर्थिक क्रियाएं आगे चल सकती हैं? सिर्फ सरकार की सहायता से ही चल सकती हैं। अब ये निजी निवेशक क्यों निवेश नहीं करना चाहते थे? क्योंकि लोगों की क्रय शक्ति घटने के कारण लाभ की संभावना कम रहती है। निजी निवेश वर्ग से निवेश की आशा नहीं की जा सकती है। ऐसी स्थिति में राज्य ही निवेश का एकमात्र विकल्प रह जाता है। केन्स ने अपने रोजगार के सिद्धांत में इस बात पर बल दिया कि जब निजी निवेश संभव नहीं हो तो अर्थव्यवस्था में स्थिरता के साथ विकास के लिए राज्य को निवेश करना चाहिए। वर्तमान स्थिति में इसी का प्रभाव है, केन्स के विचारों का ही प्रभाव है कि राज्य अथवा सरकार कल्याणकारी राज्य के रूप में अच्छे मानव जीवन के लिए कार्यरत है। संपूर्ण जीवन में राज्य का हस्तक्षेप है। कोई भी क्षेत्र सरकार के हाथ से स्वतंत्र नहीं है। सरकार इतना ज़्यादा हस्तक्षेप करने लग गई है कि सरकार के हाथ से कुछ भी स्वतंत्र नहीं है, तभी अर्थव्यवस्थाएं ठीक से काम कर पा रही हैं। स्पिनर ने इस चीज़ को बहुत ही सटीक तरीके से बताया है। सरकार की शक्ति वर्तमान में प्रत्येक घर, प्रत्येक कारखाने तथा प्रत्येक खेत में अनुभव की जाती है। अब हम देखते हैं सार्वजनिक वित्त का अर्थ क्या है। ये तो हमने देखा कि सरकार को निवेश करना चाहिए, ये आवश्यकता महसूस हुई, पंप प्राइमिंग की थ्योरी भी दी गई। तो ये सरकार का जो कार्य है, सरकार का जो आय व्यय का कार्य है, सार्वजनिक वित्त जिसे हम कहते हैं, इसका अर्थ हम अच्छे से अब समझते हैं। सार्वजनिक वित्त या लोक वित्त दो शब्दों से बना हुआ है। लोक मतलब जनता, वित्त मतलब धन। तो ये जनता का धन की बात हो रही है। सार्वजनिक वित्त सभी लोगों का वित्त, सभी लोगों का धन। जो सरकारी पैसा है वो टैक्स के जरिए सरकार के पास जाता है और इसलिए वह जनता का ही पैसा होता है। तो हमें ये ध्यान देना चाहिए कि जब भी सरकार कोई योजनाएं चलाती है
और व्यय करती है तो वो हमारा ही पैसा है, और ठीक तरह से व्यय हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसके प्रति एक मतदाता को सचेत रहना चाहिए। तो ये जो लोक वित्त है, इसके बीच में इसके अंतर्गत जनता के बीच कार्य नहीं किया जाता है, परंतु जनता का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्थाओं, राज्य सरकार की वित्तीय व्यवस्थाओं का अध्ययन करते हैं। अब साइंटिफिकली जो है, वैज्ञानिक तरीके से ये आवश्यक हो जाता है कि हम वित्तीय व्यवस्था कैसे कर रही है सरकार, इसका अध्ययन करें, और ये सार्वजनिक वित्त के अंतर्गत किया जाता है। अतः हम कह सकते हैं कि सार्वजनिक वित्त में सरकार के आय व्यय तथा आय व्यय संबंधी प्रशासन का अध्ययन किया जाता है। ये संक्षेप में हम सार्वजनिक वित्त का अर्थ बता सकते हैं। प्रमुख विचारक जो है, जिन्होंने पुस्तक लिखी है सार्वजनिक वित्त पर, वो है मसग्रेव। बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है इनकी। इसके अनुसार सार्वजनिक वित्त का विषय क्षेत्र मूल रूप से सरकार की वित्तीय समस्याओं का अध्ययन नहीं होकर राजकोषीय गतिविधियों से उत्पन्न आर्थिक नीतियों का अध्ययन है। राजकोष का मतलब क्या है? धन जो राज्य के पास जमा है, सरकार के पास जो टैक्स नॉन टैक्स रेवेन्यू जमा है, कर राजस्व गैर कर राजस्व, दो तरीके से जो धन आता है, आय आती है, राजस्व आता है सरकार के पास, उसका कोष है राजकोष। और राजकोष से संबंधित जो गतिविधियां होती हैं, किस तरह से आ रहा है पैसा और किस तरह जा रहा है, कहाँ से आया रुपया और कहाँ जा रहा है रुपया, ये चीज़ें जो है राजकोषीय गतिविधियां हैं, उनसे आर्थिक नीतियां प्रभावित होती। तो राजकोषीय गतिविधियों से उत्पन्न आर्थिक नीतियों का अध्ययन मसग्रेव के अनुसार सार्वजनिक वित्त या लोक वित्त के अंतर्गत किया जाता है। हम ये नहीं देख रहे कि सरकार के पास पैसे की कितनी कमी है और ये सब समस्याएं क्या क्या हैं, इसका अध्ययन नहीं किया जाता लोक वित्त में, बल्कि जो गतिविधियां कर रही है सरकार राजकोष से संबंधित, उनसे जो आर्थिक नीतियां उत्पन्न कर रही है सरकार, उसका अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। मसग्रेव के अनुसार बजट इसमें महत्व रखता है, और बजट के कार्यों के आधार पर अर्थव्यवस्था को 3 शाखाओं में विभाजित किया जा सकता है। पहला, साधनों का आवंटन। दूसरा, आय तथा धन के वितरण में न्यायोचित परिवर्तन या वितरण शाखा। और तीसरा, कीमतों एवं रोजगार के स्तर में स्थिरता। तो बजट जब कार्य करता है तो किस चीज़ पे ध्यान देता है? एक तो साधन सही उपयोगों में काम में लिए जा रहे हैं, श्रम, भूमि, पूंजी, उद्यम और संगठन सही स्थान पर काम में लिए जा रहे हैं, सही वस्तुओं और सेवाओं के अंदर काम में लिए जा रहे हैं, उनका आवंटन किस प्रकार से विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं में किया जा रहा है। दूसरा, आय तथा धन के वितरण में न्यायोचित परिवर्तन। अगर वितरण जो है, आय का वितरण अर्थव्यवस्था में या समाज में या देश में बहुत असमान है, तो उसको समानता लाने का काम भी बजट के द्वारा किया जाता है, आय व्यय के द्वारा किया जाता है। और इस तरह से आय तथा धन के वितरण में न्यायोचित तरीके से परिवर्तन किया जाता है, न्यायपूर्ण बनाया जाता है, बराबरी का बनाया जाता है, ये कहलाती है वितरण शाखा। और तीसरी है कीमतों एवं रोजगार के स्तर में स्थिरता, जिसे हम कहते हैं स्थिरीकरण शाखा। ये कार्य भी बजट की क्रियाओं से किया जाता है। इस प्रकार सार्वजनिक वित्त आर्थिक नीति के उन पहलुओं से संबंधित है जो सार्वजनिक बजट की क्रियाओं से उत्पन्न होते हैं। सार्वजनिक वित्त केवल सरकारी आय व्यय से ही संबंधित नहीं है, वरन इसके अंतर्गत आय व्यय के अतिरिक्त आता है वित्तीय प्रशासन, लेखा परीक्षण एवं वित्तीय नियंत्रण भी इसके अंदर सम्मिलित किए जाते हैं।
तो इसके अंतर्गत क्या आता है, आय आती है, सार्वजनिक आय, जिसमें सार्वजनिक आय के विभिन्न स्रोतों से जो आय प्राप्त होती है उसका अध्ययन, उनके महत्व, उनके सिद्धांत, इन सब को लिया जाता है। सार्वजनिक व्यय का भी अध्ययन होता है और इसके अंतर्गत ये देखा जाता है कि सरकार किन मदों पर खर्च करे, कौन से मद आवश्यक हैं, इसके लिए भी अलग से सिद्धांत दिए गए हैं जिनका इसमें अध्ययन किया जाता है और इसमें जो कठिनाइयाँ आती हैं उनका अध्ययन भी किया जाता है। इसी तरह से ऋण, सार्वजनिक ऋण या सरकारी ऋण, यदि व्यय के लिए पर्याप्त राशि आय से प्राप्त नहीं होती तो ऋण भी लिया जाता है। उसकी ब्याज की दर, किस तरह से भुगतान करेगी सरकार, इन सब का अध्ययन भी इसके अंतर्गत आता है। इसके अतिरिक्त इसमें वित्तीय प्रशासन का अध्ययन आता है। इसके अंतर्गत बजट निर्माण करके प्रकाशित करने की प्रक्रिया और लेखों का अंकेक्षण या ऑडिटिंग, लेखा परीक्षण, ये भी इसमें शामिल होता है। वित्तीय नियंत्रण भी इसमें शामिल किया जाता है। तो इसमें आय के साधन, ऋण व्यवस्था तथा उन क्रियाओं से संबंधित सभी समस्याएं सम्मिलित की जाती हैं। इसी के साथ हम इस ई लेक्चर को यहीं विराम देते हैं। धन्यवाद।